इस पल, इस लम्हे और इस वक्त मैं अपनी बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ कि आपको मैं इस अजीबोगरीब, खतरनाक, लेकिन खूबसूरत सच्ची कहानियों के मनसंग यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बतला दूँ। हकीकत में सच्ची कहानियां जानने में खतरा खासा है, क्योंकि कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या फिर कोई कानून का जानकार यहाँ दर्शक दीप में बैठा हो, भले ही वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं अपने आप को ही खतरा मोड़ने का मौका आसानी से दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरी इस कहानी पे भरोसा करेंगे नहीं। अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हर किसी, बाकी अनऑफिशियली जैसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जज, कमिश्नर या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और नहीं, वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानी सुनाता हूँ। तो इस वक्त मैं आपसे ज़रा तवज्जो चाहूँगा। कृपया अपने आप को मुंबई के बैंड्रा नाम के इलाके में मौजूद ताज लेडर्स एंड प्रेसिडेंशियल स्वीट के ड्राइंग रूम में महसूस कीजिए। इस खूबसूरत इलाके का सबसे खूबसूरत 5 सितारा होटल, जहाँ एक तरफ समुद्र की थरथराती लहरें तो दूसरी तरफ आसमान को छू रही लंबी ऊंची अट्टालिकाएं। यहाँ का किराया एक आम आदमी की सोच से बाहर, खूबसूरत, बेशकीमती, मॉडर्न फर्निशिंग, जैसे यहाँ एक रात बिताना भी ख्वाब हो सकता है। बताइए, कल्पना कर पा रहे हैं? क्या छोड़िए, इस कमरे की बाईं ओर देखिए, यहाँ रखा है ये खूबसूरत सोफा, आरामदायक, जिन्हें बेतरतीबी से दीवार की तरफ धकेल दिया। और वहां देखिए, यहाँ एक महान लेखक की स्टडी, जरा गौर से देखिए इसे, ठीक है ना? क्या हुआ, देखकर निराश हुए? लेकिन मेरे यकीन मानिए दोस्तों, शुरुआती दौर के छोटे मोटे लेखक भी कुछ ऐसी स्टडीज यूज करते थे। ये अनाप शनाप कागजों के जलते, ये लैम्प, ये हजारों पांडुलिपियां जिन पे अलग अलग रंग के पेन से करेक्शन किए, ये पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन, इरेजर, सीजर, वॉच और ये खंजर, अभी तक यही रख, गलती से रह गया। खैर इसे छोड़िए, इन सारे झंझंगाड़ के पीछे ये छोटा सा बार, जहाँ रखी है विस्की, ब्रांडी, वोडका, रेड वाइन, इन जैसे 50 शराब की बोतल यहाँ सजी हुई, जो उस लेखक के जीनियस होने के बारे में कुछ नहीं बतलाता, ना ही उसकी खासियत या खूबियों के बारे में, और साथ ही साथ उसकी खामियों के बारे में भी कुछ नहीं। लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इस कमरे के दाईं ओर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हर एक चीज तरतीब से सजी है, हर एक चीज, यानी कि हर एक उम्र के साथ साथ गलतियां भी बढ़ती जा रही, ये फिर से यहीं रहेगी। तो इसे मैं अब सावधानी से उठाता हूँ और डस्टबिन के अंदर डाल देता, और साथ में इस 22 के रिवॉल्वर को भी उठा, और इसे भी अपनी गाउन की पॉकेट में रखता हूँ। यहाँ देखिए दीवारों पर ये खूबसूरत फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, जिन्हें बनाने वालों को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। लेकिन
सबसे खूबसूरत है इन सारी चीज़ों का बैकग्राउंड, यानी ये बड़ी सी बालकनी जिसके बाहर झांकने में दिखता है खूबसूरत मंजर, उतना ही खूबसूरत जितना कि इस कमरे का किराया। वहाँ नीचे सूरज की ढलती हुई रोशनी में नहाया हुआ स्विमिंग पूल, वो दूर तक फैला हुआ समुद्र जहाँ कुछ देर पहले तक रंग बिरंगी नौकाएं तैरती, जो अब शाम की रोशनी में ढल चुकी, उफनती हुई लहरों की टकराने की आवाजें, और साथ में उस को सुनाई दिया नहीं। टेनिस कोर्ट पे अभी भी जिंदगी थिरक रही, रैकेट्स की आवाज, कह रही है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। सुनिए, नहीं सुनाई दी। खैर छोड़, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस कहानी के दो लीडिंग कैरेक्टर्स के बारे में। पहला मैं इस कहानी का सबसे मुख्य और महंगा पात्र हूँ। अपने बड़े बोलेपन के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत यही है कि एकदम से आके आपको चौंका नहीं है। मैं धीरे से स्टेज पर एंटर करूँगा आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले रूम से। वहाँ पे मेरा बेडरूम है और वहाँ पे एक कम से नौजवान लड़की, उसे छोड़ते हैं। आप सब जानते हैं कि ये लड़का किसी आदमी के साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आजकल किसी के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। क्यों ऐसा? तो मैं भी वही सब कर रहा था जो हर आदमी अपने बेडरूम में करता है। ये सब आपको कल के न्यूज़पेपर या टेबलॉइड में मिल जाएगा, या फिर आज शाम के इवनिंग डे मुख्य प्रश्न। और वैसे भी मेरे बारे में ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते, जो आप अखबारों में नहीं पढ़ते? असल में मेरी जिंदगी भरी है स्कैंडल्स, एक के बाद एक अनोखे, मीठे, चटपटे स्कैंडल्स, जिन्हें आप, जी हाँ मोहतरमा, आप सब अपने घर के कोने में चटकारे लेकर पढ़ना पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं, मुझे बस अपना नाम बतलाने की जरूरत है। ब्रह्मात्मा। फिर से कहते हैं, मेरा नाम है धीरज अधिकारी ब्रह्मात्मा। धीरज मेरा नाम, ब्रह्मात्मा में तकल्लुस और अधिकारी कुछ भी। वो लोगों को अच्छा लगता है तो मैं वैसे ही लिख दूँ। बाकी पेशे से मैं क्राइम नॉवेलिस्ट, यानी अपराध उपन्यासकार, पुलित्जर अवार्ड विनर, पद्म विभूषण से सम्मानित, वगैरह वगैरह वगैरह। लंबा पतला मुंह, चेहरे पे दाढ़ी, दाएं कान में बाल घने में, और जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत चरित्र का सवाल है तो मैं हूँ जिद्दी और खतरनाक। उस हर एक चीज़ को हासिल कर लेता हूँ जो मैं चाहता हूँ, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। आप सब देख रहे होंगे कि मैं आपके प्रति पूरी तरह से ईमानदार हूँ, जो कि इसका उल्टा है, जो कि आप मुझे समझते हैं। अब देखिए, जो कि आप मुझे समझते हैं वो मेरा आप पर एक जनरल इंप्रेशन है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हूँ असल में वाकई दरअसल हकीकत। तो दोस्तों, आप लोग मुझे जानते हैं इवनिंग न्यूज़ या टेबलॉइड के जरिए। मुझे अमेरिका में पुलित्जर अवार्ड देते हुए उन मोहतरमा की नज़रें बड़ी परखी में निकली। उन्होंने मुझे मेरी असली औकात में पहचान ली। हालांकि उस समय मैं खासा फॉर्मली ड्रेस, खासा स्मार्ट या कल्चर्ड लग रहा था, लेकिन फिर भी। उसके बाद मैंने उनके इवनिंग गाउन पे विस्की का गिलास गिराने में कामयाबी हासिल की, और वॉशरूम में उसे साफ करते हुए उन्होंने मुझे बड़ी नशीली और उन्मादी निगाहों से देखा।
मैं तो बस यही कह सकता हूँ, कोई अपने बारे में कितना ही जान सकता है, अपने आप को धोखा देने से कोई फायदा नहीं। क्यों भाई साहब? मैं भी अपने आप को बस ऊपरी ऊपरी तौर पे ही जानता हूँ, आधा अधूरा। और वैसे भी आप सबको भी कितना ही वक्त मिलता होगा अपने जीवन में अपने आप को जानने, बताइए? नहीं ना? मेरे केस में मुझे एक बार मिला जब मैं मनाली में आइस स्केटिंग करते हुए खाई के किनारे पे जाकर पड़ा, नीचे झांक कर देखा तो दम निकल गया। या फिर वो मेरे सर पर जब कांच की बोतल तोड़कर मारी गई, वो कलकत्ता की खूबसूरत नशीली मदक मिस इंडिया है, मतलब वो नहीं जो इस वक्त मेरे बेडरूम में, वो तो कोई और ही थी। तो अपने ख्यालों को जरा ऊंची उड़ा लेने दीजिए, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाए। उसके लिए मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। तो चलिए कुछ लफ्ज मेरे कपड़ों के बारे में। लेकिन हाँ, कपड़ों से पहले हिंदुस्तान में सन 2025 चल रहा है। आपको ये तो सारे जहां में चल रहा है, लेकिन मैं कहूँ हिंदुस्तान में जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि यहाँ ये वक्त से पहले आया, क्योंकि सारे जहां से अच्छा। छोड़िए, कपड़ों पे आते हैं। ये ऑडियंस में बैठी हुई महिलाओं से मैं माफी चाहूँगा। ये नीचे पहने हुए पजामा और ऊपर एक ओपन ड्रेसिंग गाउन, जो मेरे सीने को बस मुश्किल से ढक पा रहा है। अब देखिए, जितना दिखना है उतना तो दिखेगा ही, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे एक विस्की चाहिए, अब उसको पीने के लिए मैं बाहर की तरफ बढ़ूँ। और एकदम से रुक जाओ, किसी की चलने की आवाज़ आ रही है, सुनिए। कोई बिना इजाज़त के मेरे स्वीट में घुस चुका। अब इस व्यक्ति के बारे में भी जल्दी बयान किया जाए। ये लंबा पतला, चश्मा पहनता है, हाथ में एक साइड बैग, कुछ मिडिल क्लास इंश्योरेंस एजेंट जैसा। वैसे उसके बारे में ज़्यादा बतलाने की ज़रूरत समझता है। एक बार ये कहानी ख़त्म हो जाए, उसके बाद बहुत ही शांति और सहूलियत के साथ इसे कहानी के नक्शे से हटा दिया जाए, और आप में से इसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं बचेगा, तो अभी के लिए बोलना शुरू करें, पर मैं इसका जवाब दे। ये कहानी शुरू होती है अब। सॉरी सर, मेरा पूछे अंदर आ। माफ कीजिएगा, कौन हो? मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ दुनिया जहान के प्रसिद्ध राइटर धीरज ब्रह्मात्मा के सामने खड़ा होकर। कौन और अंदर कैसा है? आपकी सेक्रेटरी ने मुझे आने दिया। मैं घंटों क्या दिनों से इसकी प्रतीक्षा में था। नाम क्या है? मेरा नाम गड़गड़ सूफी है। बड़ा अजीब नाम। एक मिनट, तो वही हो ना जिसने मुझे अपने खतों से लगातार परेशान करा? सर, आप मेरे घर पढ़ते हैं? तो सर बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। जब से मैंने पोस्ट संभाला है, मैंने इसके अलावा कोई और काम ही नहीं किया। हाँ, इसके अलावा मैं आपके डोरमैन से भी लगातार संपर्क में रहा। हालांकि मुझे उससे ज्यादा कुछ फायदा तो नहीं पहुंचा, पर फिर आखिरकार मैं आपकी सेक्रेटरी से मिलने में कामयाब हो गया। कहना पड़ेगा सर, बड़े सलीके की बनती है। शरीफ, हरे भी कैथलिक चर्च जाते हैं, क्रिश्चियन है। ये मेरी उनसे लगातार ड्यूटी का ही परिणाम है। ये मुलाकात हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। आदरणीय परमात्मा है। क्या मुझे एक विस्की की बोतल दोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
जैसे किसी विशालकाय शंकर के सामने कोई मासूम सा नंदी खड़ा हो। हिंदू हो? हाँ, फिर मुसलमान हुआ, फिर हिंदू हुआ, आजकल बौद्ध हूँ। बड़ी बात है। अरे तो सर आप जैसे अजीब लोग भी होते हैं। सर मैंने वेदों से लेकर इस्लाम सब कुछ पढ़ा हुआ, 1 मिनट रुके मैं आपको दिखाऊंगा। पढ़ने को दिखा। मान लीजिए। बड़ी जल्दी खत्म कर ली सर आपने। आपसे एडवाइस मांगी? आपको खुद ही ले लेनी चाहिए। वो तो मैं लूंगा नहीं। आगे तो जी, तो सर मैं ढाबा का रहने वाला हूँ। सर मैं ढाबा का रहने वाला हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके इस कमरे का करीबी से जायजा ले लूं, जहाँ एक पेंटर अपनी पेंटिंग के महान जगह भी करता है। राइटर। आपकी संदर्भ में दोनों ही बातें ठीक है सर। हर तरफ किताबें, पांडुलिपियाँ, शराब, पर उस दीवार पर फोटोग्राफ्स ही फोटोग्राफ्स। क्या बात है सर। विक्रम सेठ, उनके खुद के सिग्नेचर भी हैं। मेरे प्यारे दोस्त, सलमान क्या बात है सर। सलमान रश्दी, इस दूसरे जहान के प्यारे साहब। क्या बात है सर। ऐसी पेंटिंग से लोग तो देखने को भी नहीं मिलती और आपने यहाँ लगा है। इस कमरे में सिर्फ एक ही लेखक हो सकता है। और अगर हम इस तरफ देखें तो क्या खूबसूरत नज़ारा है। खूबसूरत समंदर है, उसके पीछे चमचमाते फ्लाईओवर्स और उसके पीछे अपना रूप बदलते शाम के बादलों में होते हैं। और वो सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है। लाल, सुर्ख, तपा हुआ। क्या खूबसूरत नज़ारा है ना सर। तुम भी राइटर बनना चाहते हो? नहीं सर, मैं गरीब हूँ, पढ़ता हूँ। आपका सारा काम मुझे जुबानी याद है। ठीक है, अकाउंटेंट, मामूली सा, किताबों में साधक और संपन्न कंपनी के लिए काम किया करता है। थैंक यू सर। मुझे तो लगा था बैठने को कहेंगे। वो क्या है सर, मैं एक महंगे फर्नीचर से थोड़ा घबराता हूँ। आदत नहीं था। पर सच में सर, कमरा बहुत खूबसूरत है। यहाँ का किराया भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल खूबसूरत होगा। क्योंकि इस वक्त मैं हरामी नाम की चौल की गोली में से आया हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ सर। मेरे जैसे इंसान के लिए तो ये सब बिल्कुल एक सपने जैसा है। वैसे चेन्नई में इससे भी सस्ता है। चेन्नई में? तुम चेन्नई रह चुके हो? मैं रह चुका हूँ। क्यों? कुछ नहीं। मैं भी चेन्नई रह चुका हूँ। आप ग्रैंड होटल पार्क में ठहरे थे और मैं वेलुपुरम के खंडियों से गेस्ट हाउस में। हमारे रास्ते कई बार टकराए हैं सर। दिल्ली के मौर्य शेल्टन से लेकर बनारस के रामला पैलेस तक। तो तुम बनारस में हो? जी हाँ। इस वक्त मैं घाट की तंग गलियों के बीच एक घटिया से गेस्ट हाउस कार्तिक।
बहुत से काम। तो मिस्टर कर्नल सूती, जो भी तुम्हारा नाम, देखो मुझे अपनी जिंदगी में हजारों लाखों लोगों से मिलना, मैं तुम्हें सिर्फ 20 मिनट दूंगा। जो भी कहना जल्दी कहना, और वो भी कम शब्द। जी सर, मैं आपके पास बिल्कुल एक निश्चित उद्देश्य के साथ आया। मैं बहुत गरीब हूँ और चाहता हूँ कि तुम गरीब और तुम्हें पैसे चाहिए, राइट? मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर सूफी। ऐसे कई रंग रूप किस्म के राइटर्स होते हैं जिन्हें अभी भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। वो तुम्हारी इस बात पे आसानी से आ गए। लेकिन मेरा नाम है धीरज अधिकारी ब्रह्मा। मैं चाहूंगा कि मुझे सुख और चैन से रहने दिया जाए। बाकी पुलित्जर अवार्ड से मिलने वाले उनका सुख हिंदुस्तान में हमेशा से ही रखते होंगे। वो उतने नहीं होते जितना आप समझते हैं। तो मुझे बहुत से काम है, आप जा सकते हैं। सर देखिए, आप गलत समझ आभार जी। सर, आप गलत समझ रहे हैं। एक बार आप मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद सर एक बार ही मुझे अपनी बात कर लेंगे। बाहर जाइए। सर देखिए, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। सर देखिए, अपनी नौकरी छोड़ने के बाद जिस प्रोफेशन का मैंने दामन पकड़ा, उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं लोगों से पैसे लेकर उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूँ। खुफिया जैसे? यही तो बताना चाहता हूँ, सुनिए। तुम अजीबोगरीब ढंग से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। बैठो। इससे पहले का काम करते थे पुलिस नहीं आदरणीय ब्रह्मात्मा में। जी, आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, सर मैं एक मामूली सा अकाउंटेंट था। इटावा में साधक और संपर्क कंपनी के। इसके अलावा मैं कई और कंपनीज के ऑनलाइन एडिटर भी रह चुका हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कई बड़े खुलासे किए सर। एक बार तो मैंने लॉ मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर ली। जी, क्योंकि वो अपने सैकड़ों बंगो बच्चों को दिए जाने वाले फंड्स में जबरदस्त घोटाला कर रहे थे। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। जब अपनी जेब टटोली, पाया कि हासिलात के नाम पर मेरे पास चंद एक पैसे ही बचे। अच्छा, मेरा कोई काम ही नहीं और बीवी को कैंसर हो चला। उसकी मौत के बाद मैं करीब करीब पगला समझा कि सर कभी आपकी किताबें मेरे हाथ में और उन्हें पढ़ने के बिल्कुल बाद ही मैंने पब्लिक लाइफ को छोड़ देने का फैसला ले लिया और अपने आप को किसी हॉबी का आने फुल टाइम कर डाला सर। मेरी किताब? जी सर, आपकी किताबें, आपकी अद्भुत किताबें, आपकी जबरदस्त किताबें सर। आपकी किताबों ने मेरी कल्पना शक्ति को झंझोड़ कर रख दिया। मैं उन्हें पढ़ता चला गया लगातार और गदगद होता गया आपके जुर्म को अनोखा बनाने के अंदाज से। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव बना, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि कोई नास्तिक बंदा शैतान के काम करने के अजीबोगरीब ढंग से प्रेरित होकर साधु बन जाए। और देखिए सर, आज मैं खड़ा हूँ अपने आदर्श के साथ, अपने पद्म विभूषण के साथ। वहाँ उस छोर पर सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है। बाहर शाम की चिड़िया भी चहचहाने लगी और आप यहाँ आराम से बैठकर विस्की पी रहे हैं। मैं शायर होने के सारे गुण हैं, माय डियर। गड़बड़ सुनिए। माय डियर गड़बड़। नहीं सर, ये सब तो सिर्फ आपकी किताबों का परिणाम है। सुनकर दुख हुआ। तुम अभी भी ये बड़े पुराने कपड़े में। तो देख के लगता है तुम्हारा नया पेशा तुम्हारे लिए कोई कुछ ना भी जिंदगी नहीं। जिंदगी कपड़ों का बिछौना तो वैसे भी नहीं हो सकती ना आपके साथ। ठीक है। मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त, मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए बात करूँ। ये क्रिमिनोलॉजी के किस पर्टिकुलर ब्रांच में हो? सिविल डिवोर्स, फौजदारी या अटक ट्रैफिक? सर एक मिनट, ये देखिए सर, लिटरेचर यानी साहित्य। जी लिटरेचर। जी लिटरेचर।
एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर। मुझे ये मौका आज के बाद कभी नहीं मिलेगा सर। गेट आउट। तुम गए नहीं अभी तक। सर, जिस धीरज ब्रह्मात्मा को मैं जानता हूँ वो अपनी जबान का बहुत पक्का है। आप ही ने मुझे 20 मिनट दिए और अभी तक सिर्फ 13 मिनट बचे, जिसके हिसाब से 7 मिनट अभी भी बाकी है मेरे पास। मुझे कहने दीजिए सर। लगता है पूरी तैयारी कर कर आए हो। बोलो। सर, मैंने आपकी कहानियों को उनके क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ देखने की कोशिश की। उनका एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखा। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तुम अजीब से अजीबोगरीब होते जा रहे हो। पहले कहाँ आप ही के आसपास हैं। मैं साइकोएनालिस्ट, कैथलिक प्रोटेस्टेंट, मार्क्सिस्ट, एक्जिस्टेंशियल बुद्धिस्ट, हिंदू और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करेंगे। लेकिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अनोखा है। इंप्रेसिव। थैंक यू सर। मैं आपको वही बताना चाहता था अगर ये परमात्मा है। नहीं मैं बात के साथ सर, मैं आपकी कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक खास थ्योरी पर आधारित होती है, या यूँ कह लीजिए कि मेरी एक खास थ्योरी पर आधारित होती है कि आपकी नॉवेल्स की फिक्शन की दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है उसे हकीकत में भी घटित होना पड़ता है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान के लिए मान पाना बिल्कुल असंभव है कि कोई ऐसा फिक्शन निराल हो जो हकीकत में हुआ ही नहीं। ठीक है, आगे। चमत्कार कभी घटित नहीं होते सर, मानव मस्तिष्क के करीब होते हैं। तो मैंने आपके नॉवेल्स में हुए मर्डर्स को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में झांकना शुरू कर दिया। मतलब तुम्हारे हिसाब से मेरे नॉवेल्स और हकीकत में कोई संबंध? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल पूरे ढंग से तर्क करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने आपके सारे काम का एक सर्चिंग एनालिसिस किया और पाया कि आप अपने वक्त के एक बहुत ही बेशकीमती और कर्तव्य लेखक हैं, जिसके लव अफेयर, ड्रग्स और शिकार के किस्से न केवल टेलीविजन और अखबारों का अहम हिस्सा रहते हैं, बल्कि आपको वर्ल्ड लिटरेचर की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक मर्डर सीन्स लिखने के लिए भी जाना जाता है सर। और आप जानते हैं इसके चलते आपको क्या कहा जाता है? बहुत रंगीन सौदागर। ऐसा नहीं है। मैंने कभी मर्डर को ग्लोरीफाई नहीं किया। मैंने हमेशा इंसान को उसके पूरेपन में देखने की कोशिश की। और पूरेपन में जाहिर है वो प्यार करने के साथ साथ मर्डर करने की भी काबिलियत रखता है। सर, एक डिटेक्टिव के तौर पर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा कि आपने क्या किया, आपने क्या कर डाला। एक्चुअली मेरी थीसिस का विषय है। आपके सीन में आने से पहले हिंदुस्तान में मर्डर को एक बहुत ही खौफनाक चीज समझा जाता था, पर आपकी कलम ने जिंदगी के इस अरसे को यह यूं कहे कि मौत के इस हिस्से को बेहद ही खूबसूरत और रंग बिरंगा बना दिया, जिसके चलते आपको आजकल के समय में लोग मौत का रंगीन सौदागर के नाम से जानते हैं। ये सब मेरी पॉपुलैरिटी की निशानियां हैं। और आपकी काबिलियत की सर, आपकी काबिलियत की, जिसके चलते आप ऐसे मास्टरमाइंड मर्डर्स पेश कर पाते हैं जिनकी शक्ल दिखते हुए उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन होता है। तुम्हारा इशारा मेरे उन सन की लेखन की तरफ है, जहाँ क्रिमिनल बिना शक्ल दिखाए गायब हो जाता है। शक्ल तो दिखती है, पर तब भी नहीं। दूसरे शब्दों में तुम मेरे नॉवेल्स को ऐसे पढ़ते हो जैसे कि कोई पुलिस रिपोर्ट, जैसे कि वो कोई होमोसाइड रिपोर्ट। आपके जितने भी मर्डर्स हैं वो
किसी मोटिव के साथ मर्डर नहीं करते, ना ही उन्माद रखते। वो मर्डर करते हैं अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, या सुख के लिए, शांति के लिए, या फिर अपने तजुर्बे को लगातार बढ़ाते रहने के लिए। वही ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव होना बहुत जरूरी है। ऐसे में जो मर्डर साफ दिखाते हैं कि किसी भी पुलिस या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए बड़ी डर या सटल होते हैं, उन्हें मर्डर के पीछे कोई मोटिव मिलता ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मर्डर हुआ ही, ये कोई नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंट, सुसाइड। कह सकते हैं सर। ठीक ऐसे में आपके रीडर्स को भी लगता है सर पढ़ते हुए। अच्छा, ठीक है, ये भी मान लिया। सर अपनी खोजबीन के इस मोड़ पर मैं खुद को डॉन से कम नहीं समझता। क्या नाम था उस डॉन का? जॉन क्विक स्कॉट। जॉन क्विक्सफोर्ड, धन्यवाद सर, जिसका जिक्र आपके नॉवेल्स में अक्सर छिड़ा रहता है। वो अक्सर इसी उन्माद में जिंदा रहता है कि उसके कल्पना में क्या रोमांच हकीकत है। और यहाँ मुझे देखिए, मैं आपके नॉवेल्स को हकीकत से कम नहीं समझता। हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना सा रह जाता है कि मैं खुद को किसी भी चीज से खौफजदा नहीं होने देता। मेरा एक ही मोटो है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और सिर्फ आगे बढ़ते जाओ, ये जानते हुए कि आगे बढ़ते रहने का मतलब है रोज रोज नए नए शैतानों का सामना करते रहना। शैतान मैं गलती से निकल गया, कोई बात नहीं, गलती नहीं करनी सर। तुम भी गजब करते हो। गजब। जैमी, जैमी, क्या सूफी? आप ही ने बुलाया। मैं आज सारी रात काम कर। मिस्टर सूफी को एक बेहतरीन सिगार ऑफर करें। हम इन्हें कुछ तो पेश करें जिससे इन्हें आनंद आए। तो बताइए, राजी के आह्वान क्या? देखिए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी सस्ती वाली सिगरेट पी सकता हूँ। जरूर। मैं जानता हूँ, तुम अंदर जा सकते हो। सुनो, जैमी, ये खंजर, इसे पकड़ो, सर मैं कैसे? पकड़ो इसे। मैंने कहा पकड़ो इसे। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे ले जा सकते हो। बहुत ही उनका केस था। मैंने अभी भी नोटिस किया आदमी है। ब्रह्मास्त्र है। क्या सिगार का जिक्र कर? नहीं नहीं, संजय का बहुत ही नुकीली थी और तीखी भी। सिर्फ एक झटके की जरूरत है और ये है। मेटल। तनाव में सिगरेट का एक कश एक साथ 100 औरतों के साथ संभोग करने के बराबर सुख देता है। जंप ले सब लोग करो, लेकिन अपनी कहानी को आगे बढ़ाते चलो। जी सर, मेरे लिए किसी भी सॉल्यूशन का कॉज पाना आसान नहीं था। मुझे एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत महसूस हुई। तभी मेरे हाथ लगा ये आपका पहला नाम। He was not a juvenile. इसमें फिल्में भी बनी हैं। बॉलीवुड में इसके राइट्स लेकिन गोल्डन मिले। दिल्ली की एक बस में गैंग रेप होता है।
पकड़े जाते हैं, जिनमें से 5 को फांसी हो जाती है, मगर छठा बंदा बच जाता है, क्योंकि कानून की नजरों में वो जुवेनाइल यानी कि 18 वर्ष से 4 महीने छोटा, यानी आप परिपक्व, तो उसे चाइल्ड होम में भर्ती करा दिया जाता है। वो अपनी आंखों से उस रेप के बाद हुए सड़कों पर वो हल्ले, प्रोटेस्ट और शोरगुल को धीरे धीरे खत्म होते देखता है। इसके बाद कहानी पहुंचती है 3 साल आगे। जहां वो लड़का उस चाइल्ड होम से निकलता है, एक पक्का आवारा, बदतमीज, लंबा पतला मुंह, चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर घने बाल और एक भयंकर शराबी में तब्दील होकर। वहां से निकलते ही वो पुरानी दिल्ली में एक शोरूम में एक जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है। खुद को प्रेजेंट करने की एक गजब काबिलियत है उसमें। उस औरत को राजी कर लेता है चिपचिपे, घटिया, मरघट जैसे गरीबा कला के होटल में चलने के लिए, जहां वो उसे सेड्यूस करता है अपने सस्ते चाम से, जो कि उस औरत के लिए बिल्कुल नया है। वो उस औरत को यकीन दिला देता है कि मिलन का सुख खासकर हिंदुस्तान की पावन धरती पर अगर कुछ है तो अपनी नफ्स काट कर आत्महत्या करने में। वो औरत उसकी बातों से हिप्नोटाइज होने लगती है। वो पागल जैसे गुनगुनाने लगती है, बड़बड़ाने लगती है और आखिरकार बाद में आकर वो खुद को सेक्शन में मार डालती है। पर वो खुद को नहीं मारती। उनका खुद तो उसी समय सिगरेट जलाता है और वहां से चुपचाप फरार हो जाता है। रास्ते में वो मोतिया खान की बस्ती के पास से गुजरता है। वहां की मिशनरी को बुरी तरह मारता है, उसकी हड्डियां चकनाचूर कर देता है और सुबह होने से पहले वहां से फरार हो जाता है। अब इसे भले ही एक अब्सर्ड प्लॉट कह लिया जाए, पर बढ़ते वक्त सीन्स की बैरानगी से ये हिचकॉक को भी नीलों पीछे छोड़ देता है। पक्का तुम मुझे ये नहीं बताने जा रहे अपनी इस खोजबीन को आखिरी जामा पहनाने के लिए पूछेंगे। इटावा से दिल्ली आ आगे तंग गलियों को छाने की जरूरत है, ताकि तुम मेरी इन कहानियों की तस्दीक कर सको। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था श्रीमान। मैं वहां गया और बहुत सारे पैसे देकर उस वक्त के न्यूज़पेपर्स अपने लिए उपलब्ध करवाए। मैं पुरानी दिल्ली के कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे देकर मैंने इस काम पर लगाया कि वो सारी रिपोर्ट्स मेरे सामने हाजिर कर सकें। ये बहुत सारे पैसे, तो बहुत जोर डालकर बोल। थोड़े पैसों में वैसे भी हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता श्रीमान। ये भी ठीक, तो फिर आगे क्या मालूम पड़ा? वो जर्मन के बजाय एक स्वीडिश डिप्लोमेट की भी थी, जिसने सुसाइड कमिट की थी 2014 में। वो एक खटिया से गेस्ट हाउस में मरी पाई गई थी और सुसाइड कमिट करने का कोई कारण मालूम नहीं था, जिसका मुझे पहले से ही एहसास था। उस आदमी का क्या हुआ? मैं उसके साथ होटल में गया, पता नहीं चला। होटल के रिसेप्शन काउंटर के बयान से ये जरूर पता चला कि वो उसी बंदी के साथ आया। उसी दौरान एक मिशनरी के पादरी को भी पूरी तरह मारा गया, उसकी हड्डियां चकनाचूर कर दी गई। वो भी मारने वाले के बारे में कुछ नहीं बता पाया। इसी के बाद मेरे हाथ लगा आपका एक और नाम, मिस्टर एक्स इज बोल्ड। उस वक्त ये गुजरात के गवर्नर जनरल का सबसे पसंदीदा नाम हुआ। जी, आपकी दूसरी किताब। एक शख्स मिलता है एक 16 साल की कमसिन जवान खूबसूरत मुस्लिम लड़की से अहमदाबाद गुजरात के बीच पर। वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मर मिटता है। प्रकृति का दबाव, अरब सागर का उफान और ये चिलचिलाती गर्मी उसके वहशीपन को जगा पाने में कामयाब हो जाती है। परिणाम कड़कती बिजली और बरसती बरसात की रात की अंधड़ में रेप और मर्डर। खौफनाक, निर्मम, मगर साथ ही साथ बेहद खूबसूरत और पोएटिक। थोड़े डायलॉग्स, लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। इसके बाद हर तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ब्यौरा, पुलिस के चीखते सायरन, वॉकी टॉकी, सस्पेक्ट लिस्ट। इसमें सब है
छोड़ असली कातिल, क्योंकि वो प्रेम के है पॉपुलर है, वो करोड़ों दिलों में बसता है अपनी सो कॉल्ड सोशल सर्विस के लिए। उसके ऊपर शक करना बात करने के बराबर है। उल्टा वो तो इसी समय लंदन की फ्लाइट पकड़ने वाला है, वहां की एक पीस ऑफ कन्वेंशन में बोलने के लिए। वहां जाने से पहले वो बकायदा उस लड़की का फ्यूनरल अटेंड करता है, और इसी तरह से नॉवल किसी ग्रीक ट्रेजेडी की तरह खत्म होता है। हमारी कल्पना शक्ति तो बेहतर से बेहतरीन होती जाती है। आगे बढ़ो। उसी दौरान एक लड़की का रेप हुआ और फिर मर्डर अहमदाबाद गुजरात के बीच पर। और कातिल हर बार की तरह पता नहीं चला, ठीक उस औरत के कातिल की तरह। ठीक उस औरत के कातिल की तरह, बावजूद जबरदस्त और बेहतरीन पुलिस फोर्स के रहते हैं। ठीक, अथॉरिटीज को जरा सा भी क्लू नहीं। और आगे भी तुम्हारी खोज जारी है। सर ये देखिए, ये एक लिस्ट है। इसमें मैंने उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनको मैं आपके नॉवेल्स में हुए मर्डर्स के साथ असलियत में प्रमाणित कर चुका हूँ। यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें 22 नाम है। एग्जैक्टली उतने ही जितने नॉवेल्स आपकी कलम से लिखे हैं। ये सब मर चुके हैं। हाँ, कुछ लोग अजीबोगरीब हादसे का शिकार हुए और कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, सिवाय उस मुस्लिम लड़की के जिसका रेप और मर्डर अहमदाबाद गुजरात के बीच में हुआ था। और ये हैदराबाद की बेगम लूटना, लेकिन नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये उस जायरा से मेल भर खाती है जिसको आपका हीरो आपके नॉवल एंड द नाइट बिगिंस में गला घोट कर मार डालता है। एक्चुअली मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दी। और वैसे भी सर, वो लूटना दुबई में अपनी स्वाभाविक मौत मरी। आयुष्मान ये इस लाजवाब और अनोखी मेरे 10 साल के क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम है। ये कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती जरा। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जहां जहां पर भी ये वारदातें हुई, जहां जहां पर भी ये हादसे हुए, वहां वहां पर किसी ना किसी रूप में श्रीमान आप भी मौजूद है। सच में आप दिल्ली में जब उस दिन तो नाइट की बीवी का मर्डर, आप गुजरात में थे जब उस लड़की का रेप हुआ, और आप उन तमाम जगह पर भी मौजूद, जैसे कलकत्ता में सोनागाछी, केरल में निधिपुरा और असम में हिली। आसाम में दिल्ली। मतलब कुल मिला के मैं हर जगह। जी हाँ श्रीमान, आप हर जगह मौजूद हैं। और तुम मेरे पीछे पीछे हर जगह। वो तो मुझे होना ही था, क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत को जो साबित करना था अपनी ही निगाहों में, ये मेरे लिए एक संजीदा विषय था, कोई मजाक की बात नहीं। तो तुम सिर्फ दिल्ली और अहमदाबाद में, जहाँ जहाँ आप थे वहाँ मैं भी था। ये तो तुम्हें बड़ा महंगा सौदा पड़ा हो। मतलब इतना खर्चा तुम्हारे लिए तो मुश्किल है। तबाही की हद तक। मैं ये बदलाना जरूरी नहीं समझता कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर था। कंपनी छोड़ने के बाद उससे मिलने वाला पीएफ भी जीरो ही था। ये यात्राएं मैंने अपना पेट काट काट कर की, इनसे मैंने भूखा रहना सीखा। मेरी कुछ टिप्स तो आदरणीय परमात्मा है मेरा। धन्यवाद। मेरी कुछ टिप्स तो मेरे लिए भूखमरी का वरदान साबित हुई। हाँ, एक जगह जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया वो थी आपकी साउथ अमेरिका में, जो आज से तकरीबन 7 साल पहले हुई। और हाँ, आपकी सालाना छुट्टी जो या तो अफ्रीका में मिलती है या क्यूबा में। वहाँ जाके कोई फायदा भी नहीं। वहाँ मैं सिर्फ हाथियों का शिकार करने जाता हूँ। हाँ, तो फिर बाकी सब जगह मैं आपके साथ था, लगातार, हर वक्त। वो तो मालूम पड़ता ही। इसके साथ साथ आप जहाँ जहाँ पर भी ठहरे, आप किसी महंगे से 5 स्टार होटल में ठहरे और
मैं किसी घटना से गेस्ट हाउस, वहां पर ही ये वारदातें हुई जिन्हें बाद में आपने मर्डर का जामा पहनाकर लिखना शुरू कर दिया। तो मैं बता सकूं, तुम मेरी जिंदगी में मिले सबसे बेहतरीन इंसान। इन सब चीजों के बाद एक सवाल मेरे जहन में उठा, जो कि शायद उठना ही था। वो ये था कि आखिरकार आपके काम और इस इत्तेफाक में संबंध क्या है। ये तो जाहिर है। ये सवाल मेरे जहन में तब उठा जब मैंने इसको खंगोल तक की दृष्टि से देखना शुरू किया कि या तो आपके कैरेक्टर्स उन लोगों से इंस्पायर्ड हो सकते हैं जिन्हें आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया, या फिर आपके प्लॉट बिल्कुल उसी तरह से घटित होते हैं जैसा घटने की आप उन्हें इजाजत देते हैं। गजब। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम इस दूसरी वाली थ्योरी को सच मान लें, तो इसका मतलब है कि आपके प्लॉट्स, जिन्हें आपकी बेइंतहाई कल्पना शक्ति का परिणाम माना गया है, वो और कुछ नहीं बल्कि चंद सचमुच में घटित हो चुके कुछ रूबरू वाक्य हैं। जैसे ही ये थ्योरी मेरे सामने आई, इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी। मैं परेशान रहा, कसमसाता रहा कि आखिरकार इस बात को सच कैसे मानूं। पर फिर लगा कि अगर सच कुछ हो सकता है तो भी है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी हुई है कि अगर सचमुच में आपके सारे नॉवेल्स एक सच्ची घटना पर आधारित हैं, तो जो मर्डर्स आपने उनमें डिस्क्राइब किए हैं वो भी हकीकत में हो चुके हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि आखिरकार कातिल कौन है। तो फिर जवाब क्या मिला? तो मौजूदा परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमें आपके सारे कातिलों को एक ही कातिल मानना पड़ेगा। वो सारे मिलती जुलती शख्सियत के ही मालिक हैं। वो सारे छोटे कद के हैं, लंबा पतला मुंह, चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर घने बाल और अमूमन नंगे सीने के साथ वारदात पर मौजूद है। अपनी हद से ज्यादा लंबी चौड़ी मुस्कान और अपनी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। नशे की तरंग में सरोबार वो आपके नॉवेल्स में घुसते चले गए। और माफ कीजिएगा श्रीमान, पर वो आप ही सच है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और मैंने ही बर्बाद 21 बार 22 बार 21 बार वो हैदराबाद की बेगम रुकने का केस अभी भी कल मुझे मान ली 21 मतलब मैंने 21 लोगों को मारा है। ये मेरा ठोका बजा है ठोस परिणाम। मैं आखिरी बार अपने वक्त के सबसे जीनियस राइटर के सामने खड़ा हूँ, बल्कि अपने देश के सबसे खूंखार हत्यारे के सामने भी खड़ा हूँ। 22 21 माफ कीजिए। चलो ठीक है 21। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि लोग जब इस तरह की बातें सुनेंगे पसंद करेंगे, वो ये बातें सुनना पसंद करेंगे क्योंकि ये उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बताओ, बदले में मुझसे क्या चाहते हो मिस्टर गलकरसू? जी, तो अब जबकि मैं आपको अपने सारे शोध का परिणाम बता ही चुका हूँ, तो मैं अब एक रात की सांस ले सकता हूँ। मैंने देखा आपने कितनी शांति और विनम्रता के साथ मंत्रमुग्ध होकर मेरी सारी बात सुनी, तो मैं इतनी स्पष्ट भाषा में आगे भी कहना जारी रखूंगा। जरूर कहो। पहले तो मेरा इरादा आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने का था। और अब इरादा बदल गया। शायद ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मैंने देखा कैसे आपने इन 10 सालों में अपने आर्ट को निखारा है, उसे संवारा है। कितनी समझदारी के साथ आपने अपने सारे शिकारों को चुना और कितनी शांति के साथ आपने अपने काम को अंजाम दिया। तो मुझे एडमायर करते हो ना? बुरी तरह से। एक निर्मम कातिल मानकर या महान उपन्यासकार? दोनों ही। जितना मैंने आपकी जुर्म की गतिविधियों को स्टडी किया, उतना ही ज्यादा मैं आपके साहित्यिक रुचि का दीवाना हो चला। मैं आपको सही मायने में आर्टिस्ट मानता हूँ और आपके इसी आर्ट के खातिर
आज ये महान कार्य करने को भी तैयार हूँ। जैसे जैसे कि मैं अपनी सबसे महान उपलब्धि को दफन कर दूंगा, इससे मिलने वाले नाम और यश को भी लात मार दूंगा। आप बताओ, बदले में मुझसे क्या चाहते? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक जरा सा टोका, मेरी पीठ थपथपा दीजिए सर। बस इतनी सी बात। जी लो, सब थपा दी तुम्हारी। और इसके आगे ये कि अब मैं खोखला हो चुका हूँ, तन मन और धन से। इस क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के कॉज को सर्व करते करते आज मैं एक ढंग की जिंदगी जीने के काबिल भी नहीं हूँ। एक शहर से दूसरे शहर भाग दौड़ करने की ना तो मेरे जिस्म में ताकत बची है और ना ही जेब में पैसा। मैं शांति के साथ दिन में मन और चेहरे का नुकसान भी गाँव में काफी बचाऊंगा, बशर्ते की बात। मेरी बची हुई पेंशन का जिम्मा अपने सिर ले, ज्यादा नहीं, मात्र 25,000 रुपए महीने। 25,000। चलते मैं आपकी जिंदगी में यूं ही एक अच्छा सा रोल अदा करता रहा। बेनिफिशियल क्योंकि महाराज, मैं भी तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहूँ। मैं भी तुमसे उतनी ही बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बात करूँ जैसे तुमने मुझसे। मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि तुम एक महान इंसान हो। तुम्हारे टैलेंटेड और तेज तरह दिमाग में तुम्हें कहीं गलत नहीं पहुँचाएंगे। तुम एकदम सही निष्कर्ष पर पहुँचो। मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। हाँ, सब कबूल करते हैं। मैं सब कुछ कबूल करता वो दिल्ली की डिप्लोमेट की बीवी, हूँ। वो दिल्ली की डिप्लोमेट की बीवी, जोधपुर की तलाकशुदा महारानी, वो कमसिन नौजवान लड़की, और हाँ, वो हैदराबाद की बेगम लोग, उसे भी गिनो। नहीं नहीं, ये जरूरी है। उसे नहीं गिना जाएगा तुम्हारे साथ। बहुत अच्छे से जानते हैं आप ये गलत कर रहे हैं। उसे नहीं। तो इसका मतलब हुआ आपने बाकी 21 को मारा। पूरे 21, ना एक कम ना एक ज्यादा। अब भगवान जानता है मेरी जिंदगी इस पल के आगे नहीं चलती। ये पल महान है। सही कहा, तुम्हारी जिंदगी वाकई इस पल के आगे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगला शिकार उस ब्रिटिश बिजनेसमैन की खूबसूरत बेटी है जो आपके साथ वाले कमरे में ठहरा हुआ है। हरगिज नहीं। मेरा अगला शिकार तो कोई और ही होगा। लेकिन सूफी साहब, बावजूद सारे सावधानी और समझदारी मुझसे चूक हो गई। मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मेरे इस कमरे में अकेले आना मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में इतने खतरनाक सत्य वक्त दिल से खाली नहीं हो। आपका मतलब है आप मुझे मार भी सकते हैं। बिल्कुल मार सकता हूँ। लगा, बिल्कुल लगा। इससे मैंने हर स्थिति का पहली घड़ी से जायजा ले लिया था और सारे जरूरी एहतियात भी पहले ही बरत दिए थे। जैसे जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार आपके कमरे के ठीक ऊपर ठहरी हुई, एक स्वीडिश एम्बेसडर आपके कमरे की दाईं ओर और एक बहुत ही खूबसूरत जवान मिडिल क्लास लड़की आपके कमरे की बाईं ओर ठहरी हुई। यहाँ गलत बोल गया। वो जवान विधवा औरत करोड़ों की मालकिन। नहीं परमात्मा साहब, यहाँ आप गलत हो। जितना मैं जानता हूँ उसके दिल्ली में मामूली सा डिपार्टमेंटल स्टोरी चलाया है, वो करोड़ की मालकिन हो ही नहीं सकती। और हाँ, एक आर्च बिशप ऑफ रोम का डेलीगेशन आपके कमरे की ठीक पीछे खड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मुझे बहुत ही शांति के साथ खत्म करना होगा, क्योंकि सिर्फ मेरी एक चीख की जरूरत है और ये घटना चल के अखबारों में बड़े बड़े हालत में छाप दी जाएगी। तो आपको मुझे बहुत ही शांति के साथ खत्म करना होगा, जिसके लिए इकलौता हथियार साबित हो सकता है शहर।
और वो सिगार। जी हाँ, ये इसे आपने सागर अंबानी को ऐसे ही तो मारा, हवाना सिगार का एक सिरा जहर में डुबोकर। मान गए, लेकिन सोचो अगर किसी और तरीके से मार दो तो मिटावा जैसे मामूली सी जगह से आए, गायब भी हो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इटावा को मामूली मत समझिए सर, वहाँ ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। 4 मॉल खुल गए वहाँ। आपकी किताबों से लेकर रियलिटी शोज की चमन दमक घुसती है इटावा में। वहाँ कल्चर गरज के बरस रहा है। कल्चर गरज के बरसता है चांद के उस छोर पर, वहाँ कोई आबादी नहीं बसती। वरना तुम्हें कब का पता चल गया तुम्हारी इस बेसरकारी की इन्वेस्टिगेशन का कोई फायदा। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो साबित किया है न जाने कितने लोगों ने कितनी बार साबित किया। मतलब ये जिसे तुम ये महान खोज समझ के अपने सीने पे चिपकाए कर रहे हो, इसे दुनिया पहले से ही जानती है। नामुमकिन। मैंने सारे अखबारों को अपने नाखूनों से छान मारा, किसी में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं। सर सिर्फ एक जगह मिलता है और वो है इवनिंग डे के मुख्य पृष्ठ के टैबलॉइड में, जो मेरे इन खतरनाक वारदातों से भरे पड़े। तुम्हें क्या लगता है मेरी इस कहानी को हजम कर पाते अगर वो वाकई नहीं जानते कि उन्हीं कहानियों का वर्णन कर सकता हूँ जो मैंने खुद भोगे। नहीं यार, परमात्मा अगर ये सब सच होता तो अपन से पहले ही गिरफ्तार हो चुके होते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खूनी हैं, पेशेवर खूनी हैं आप। हम आर्टिस्ट तो हमेशा से खूनी और दरिद्र होते हैं, कम से कम मिडिल क्लास माइनॉरिटी तो ऐसे ही मानती है। फॉर एग्जाम्पल तुम गेट को देखो, एडगर एलन पो को देखो, क्या नाम दोगे? आर्टिस्ट या दरिद्र? नहीं ना, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। शुरुआत में लोग हमसे घबराते कि हमें खरीदते हैं और बस इसी कारण से इज्जत करना शुरू कर। हम धीरे धीरे सामाजिक जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते चले, जब तक हम उसकी धुरी नहीं, बल्कि धुरी नहीं, हम एक महान आदमी के रूप में स्वीकार करेंगे। और इसी स्वीकार्य के साथ ही सोसाइटी की सारी रुचि हमारे प्राइवेट लाइफ में आके बंद। और बस हमें एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाने लगा जो कि अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी मतलब कुछ भी। और धीरे धीरे हम उन्हीं इंसानों का आंखों का तारा बने जो अपने लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं, जैसे तुम। हमारा आर्ट हमें अपनी सनक और खतरे से जीने की पूरी इजाजत देता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे नोवेल मर्डर बट फूड्स उसके पुलित्जर अवार्ड मिलता अगर मैं खुद मर्डर नहीं कर देखो तो। इन सब खतों में हाई सोसाइटी औरतें, कम से नौजवान लड़कियां और मिडिल क्लास हाउसवाइफ भी, और सबकी एक ही ख्वाहिश है मेरे अगले नॉवल में मर्डर की बात हो। मैंने कोई बुरा सपना देखा। सही बात क्या करो? एक लड़की के जो सोचता है राइटर अपनी साहित्यिक रुचि और लिखने की शैली पे काम करता है। असली साहित्य का साहित्यिक कंटेंट से कोई वास्ता नहीं। उसका उद्देश्य सिर्फ ह्यूमन माइंड को संतुष्ट करना। लोग नए नए लिटरेरी फॉर्म्स और भाषा के एक्सपेरिमेंट्स का इंतजार नहीं करते। फलसफों की कहानियां समझ के तो भूल ही जाते। वो इंतजार करते हैं कि ऐसी दुनिया जिसमें कोई उम्मीद बची नहीं, बाकी कोई उम्मीद बची नहीं। वो इंतजार करते हैं कि ऐसी दुनिया का जो रंगीनियों से सरोवर, थोड़ा थोड़ा तनाव हो और थोड़ा थोड़ा खतरा, और बस आखिर में एक पल की शांति का सुख।
जो आज का मशीन है वो सर्विस नहीं दे सकते, इसलिए वो बढ़ते हैं आर्ट की तरफ। लिटरेचर एक ड्रग बन चुका है, एक ऐसा ड्रग जो आज के जीवन में संभव नहीं लगता। इस ड्रग का इजाद करने के लिए हमें 32 से ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती जिसका हम घर नहीं कर सकते। हम बता रहे हैं ये किसी नर्स से बेहतर नहीं है, खासतौर पर जब आप एक जिंदगी खास उम्र को पार कर चुके हैं। अंदर जाओ, मैंने कहा अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये ये वो बॉलीवुड स्टार जिसका तुम जिक्र कर रहे थे, और वो विधवा औरत अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है सुजी, जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मैं ग्वालियर जैसे छोटे से शहर में बसता था। उस समय मैं सिर्फ लिखने के तौर तरीके और बिरले जैसे प्लॉट्स के ही गौर करता था। कहीं गिने चुने प्रकाश कारण मेरी पीठ न थकाई और बाकियों ने मेरी पांडुलिपियां कूड़े में डाली। तब ठीक ही था, मैं दिल्ली भाग गया, हर तरफ मारा मारा फिर रहा, मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। और फिर दिल्ली में होता है गैंग रेप, जिसमें से सबसे कुख्यात कन्विक्ट को छोड़ दिया। मुझे अचानक लगने लगा कि मेरा हीरो मुझे मिल गया। ये वो वक्त था जब जमाना बदल गया। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति यूके या यूएसए जाना चाहता। मुझे मध्यम वर्ग को शॉर्टकट की तलाश थी। फिर बस उस हीरो को मैंने अपने अंदर बसाया और परिणाम मेरे अंदर से साहित्य फूटा। मैं लिखता गया और अपने बारे में लिखना शुरू किया। शुरुआत में मुझे लगा कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं। स्वीडिश पब्लिशर है जिसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और मेरी ट्वीट दिखाई और आगे भी मुझे पैसे दिए। उसी के बीवी के साथ मेरा अफेयर, मेरे पहले नोवेल का मसौदा और आगे चल के कहला है वो बेस्ट। तो चलो शांति से एक स्कॉच का पैन पी। जिंदगी में तुमने सिर्फ एक ही बात की। कोई बात आई इंसिस्ट नहीं कोई बात नहीं। मैं नहीं पीऊंगा। आप क्या कर रहे हैं सर, प्लीज। मैं नहीं पीऊंगा। मैं नहीं पीऊंगा सर, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। राइटर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें पता है सुन, ये वो जमाना था जब अश्वनी सानी और चेतन भगत जैसे राइटर्स की बेस्टसेलर आने शुरू हो चुके थे। ये मध्यम नजरें परख चुकी थी कि अगला साहित्य क्या है। और जैसे ही मैंने जाना कि इस दुनिया को क्या चाहिए, मैंने उन्हें वही देना शुरू कर दिया। उन्हीं की सौंदर्य के साथ बस मैं लिखता था और मैंने लिटरेचर में अपना काम शुरू किया और अपने राइटिंग स्टाइल पे ध्यान देना बंद और बिना किसी राइटिंग स्टाइल के लिखने और आगे चल के वही मेरा स्टाइल। मैं प्रसिद्ध हूँ और फेमस हूँ।
पब्लिक एनिमी, एक मर्डरर। और इसके बाद जो भी हो वो मेरी प्रसिद्धि को आगे और आगे ले। मेरी किताबें बैंक की जलाई, धार्मिक स्थलों ने मुझे दोषी ठहराया और मुझ पे केस हराया, लेकिन मेरी किताबों की बिक्री लगातार बढ़ती, वो बड़े से बड़े होते जाते। और फिर तुम आए अपने इस घटिया सबूतों के साथ कि ब्रह्मात्मा साहब आपकी कहानी तो केवल सच और सच बताती, बहुत बड़े हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई भी सरकार या अदालत नहीं जिसके कान में जूता गिरेगा तुम्हारी इस बात से। वो तुम्हें पागल साबित कर देंगे, जैसे कि उन्होंने हर एक इंसान को किया जिसने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है पहले इंसान जो इस मुकाम पर आके पहुंचे? ऐसे बहुत से लोग हैं, माए बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सब पहुंचे थे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अदालत के पास, कुछ भी नहीं। मेरे खिलाफ हर एक मुकदमा खारिज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ तक कि मुल्क के प्रेसिडेंट ने भी मुझे बचाया। मैं आर्ट के नाम पर करोड़, जिस किसी ने भी मुझे कोर्ट में घसीटने की कोशिश की, इसी तरह कुत्ते समान अपने घाव चाटने पाए। तुमने अपनी सारी खोज इस तुच्छ सी खोज में, सारे पैसे इस तुच्छ सी खोज में कर दी। इसके लिए तुम सजा नहीं पाओगे। किसी भी पैसों की नहीं पड़ेगी। तुम्हें उम्मीद रखनी चाहिए था किसी और चीज से। तो चलो उठो, रोना बंद करो, चीखो चिल्लाओ, जल्दी। मुझे एक नया प्लॉट चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे एक नया प्लॉट चाहिए और मुझे काम करने का वक्त आ गया। आप इसको और क्यों नहीं काटते? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। सर, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये पिस्तौल में तुम्हें यहाँ से फ्यूज नहीं लेने दूंगा। तो चलो, ठीक। मैं जिस भी चीज से प्यार करता हूँ उसकी कसम खाकर कहता हूँ मैं यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं करूँगा। देखो, तुमने मुझे एक नया प्लॉट लेने का आइडिया दिया, इसी वक्त इस जगह पे ही बना। मुझे माफ करना है। ये एक सपना था जो मैंने होगा। मैंने देखा ना मेरी उसकी कोई कल्पना शक्ति नहीं। मेरी पूरा जो है खुद का अनुभव। लेकिन जितना हूँ, ये लाखों लोग तुम्हें देखेंगे आंसू में डूबा। मैं उसे
तुम्हारी कहानी हर जगह बयान कीजिए। एक नई कहानी की इब्तदा पैदाइश पैसों का इनकलाब, डॉलर्स का इनकलाब, करेंसीज का इनकलाब। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने में मजा नहीं? मेरा भगवान जानता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर ड्रिंक करना पसंद करता हूँ और उसके बाद बीच पे चहलकदमी करना पसंद करता हूँ, बजाय इसके कि सारी रात बैठकर तुम्हारी मौत का खूनी वारदात देखूं। तो चलो, ये सब का कोई फायदा नहीं है। हम वहीं पहुंच चुके हैं जहाँ से शुरू हुई। चिल्लाओ। मुझे माफ कर दीजिए मेरे मालिक, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। चिल्लाओ। आर्ट के पेशे में कोई माफी नहीं। जल्दी। वहाँ जगह नहीं। माफ मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। मैं सच में कसम खाकर कहता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आपके साथ और केस नंबर 23। ये आवाज कैसी हुई सर? आंसू का अचानक बालकनी से कूद। शुरुआत से ही अभी वो देखने का देखा। पता नहीं। सूफी, तुम्हें पता है ये सूफी है ना? प्लीज कम। I'm really sorry, sir. I'm the manager of the hotel. मैं बेहद माफी चाहता हूँ कि आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। वो आदमी नीचे गुलाब की झाड़ियों में कुचले हुए सर के साथ पड़ा हुआ था। दरबान बहुत देर से उसे देख रहा था। वो नीचे यहाँ से वहाँ पागलों की तरह घूम रहा था। ये तो भगवान का शुक्र है कि उसके गिरने से किसी को चोट नहीं पहुंची। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। It's my duty, Mr. Brahma. Anything else, sir? नो, दैट्स ऑल। वक्त आ गया है काम शुरू करने का। लेकिन उससे पहले मुझे एक सिगार चाहिए। ग्रैमी, यस सर। सिगार। लो, इस कागज को जलाओ। इसके तो कुछ नाम लिखे हैं सर। नाम और नाम जरूरी नहीं। मुझे यहाँ से जाने का वक्त आ गया। किधर सर? यहाँ से हम सीधा ऊटी जाएंगे, जहाँ पे हमारा पर्पस पूरा हो। मुंबई से पहाड़ों पे जाना हमारे सेहत में कुछ सफाई करेगा। तैयार हो? जी। उससे पहले मुझे एक ड्रिंक। पर सर, आपकी अगली कहानी आपकी अगली कहानी
तुम जा सकती हो। थैंक यू। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। इस पल, इस लम्हे और इस वक्त मैं अपनी बेयुदी